हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एस्पिरेंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास के पार्ट 3 के बारे में, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो इसमें दोस्तों हम लोग इसमें अध्ययन क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं हर बार बताता हूँ कि सिलेबस के बारे में जानकारी रखना एक महत्वपूर्ण बात होती है। यदि आपको किसी भी सिलेबस के बारे में जानकारी है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की कहानी के बारे में बात करेंगे कि वहाँ की नगरी कैसी थी, वहाँ के घर कैसे थे, वहाँ पे कैसी पद्धति लागू होती थी। फिर नगरों की विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद भवन, नाले और सड़कों के बारे में कि वहाँ के भवन ईंटों के बने होते थे कि मिट्टियों के बने होते थे, वहाँ पर एक मंजिला था कि द्वि मंजिला था। इसके बाद नगरीय जीवन के बारे में, मतलब कि वहाँ के जो नगरीय जीवन, ठीक है, वहाँ पे जो नगर में जो जीने वाले लोग होते थे, जीवन यापन करने वाले जो लोग होते थे, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद कच्चे माल की खोज, मतलब कि वे लोग जो कच्चे माल की खोज, जो नगरीय पद्धति अगर होगी तो वहाँ पर कच्चा माल कहीं से आएगा, तभी तो वहाँ पे जो नगर के लोग होंगे वहाँ पे व्यापार करेंगे। तो कच्चे माल की खोज के बारे में बात करेंगे और लोथल बंदरगाह के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग सभ्यता के अंत का रहस्य भी देखेंगे, इसमें पिरामिड के बारे में और इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और हम लास्ट में जब आएंगे तो इसमें प्रश्न उत्तर के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, हड़प्पा की कहानी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हड़प्पा की कहानी क्या थी। तो हम क्या होता है कि बहुत जब कहीं पर जाते तो हम वहाँ पे अक्सर पुरानी इमारतों को देखते हैं। ठीक है, जो पुरानी इमारतें हैं अपनी कहानी बताती हैं। जैसे कि यदि हम सारनाथ में जाएँ या तो सांची का स्तूप दिखे, या तो हम लोग वहाँ पे बौद्ध में जाए, गया में जाए, तो वहाँ पे जो पुरानी इमारतें हैं वो सब अपनी कहानी बताती हैं कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार, ठीक है, ये हम लोग हड़प्पा की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय हुआ क्या था उसकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। आधुनिक कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे हड़प्पा नामक शहर होगा। तो उन्होंने बस ये सोचा कि यहाँ पे क्या होगा, अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो यहाँ से जब हम लोग ईंटें लेके चलेंगे तो यहाँ से हम लोग अपनी जो रेल लाइन है इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो ये सोचकर भी हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। अब आगे क्या होता है, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। इस स्थल को क्या हुआ? ढूंढा। उसके बाद 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थल जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। शहरों का निर्माण लगभग कितने में? 4700 साल पहले हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सब ईंटें जब लेके चले गए तो लगभग उसके 80 साल, जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा ली गई और उसके लगभग 80 साल बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जब वहाँ पे पुरातत्वविद जो थे वहाँ पे पहुँचे तो उस स्थल को उन्होंने ढूंढा और पता लगाया कि ये जो नगर है ये आज से सबसे पहले जो नगर थी वह नगर है। ठीक है, जो आज से सबसे पहले नगर थी वही थी। तो उन्होंने देखा कि ये जो नगर थी वो सबसे पहले बसाई गई थी, लगभग 4700 साल पहले था, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। ठीक है,
अब इस नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी, इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। इस नगर में से कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, उस नगर को 2 या 3 हिस्सों से ज़्यादा में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी वाला भाग था, ठीक है, जो इधर वाला भाग था वो कहाँ पे था, जो पश्चिमी भाग था वह कहाँ पे था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से पर बनाया गया था। ये जो पूर्वी हिस्सा है ये था लेकिन इसके नीचे बनाया गया था। लेकिन ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा। जो ये ऊंचाई वाला भाग था पश्चिम का, इसको उन्होंने दुर्ग कहा। अब दुर्ग होता क्या है, तो जैसे कि जो बड़े बड़े मतलब कि जो राजा होते हैं वो अपने राज्य के बाहर से कुछ बड़े बड़े दीवारों के रूप में खड़ा करवाते हैं, जिसे कि तोड़ना एक असंभव कार्य हो जाता है, उसे हम लोग दुर्ग बोलते हैं। तो दुर्ग का निर्माण क्या होता है, तो उस समय में जो दूसरे राजा थे जब आक्रमण करते थे तो उनसे सुरक्षा के बचाव के लिए दुर्ग का निर्माण किया जाता था। अब निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पर पक्की ईंटें बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। तो आप तुलना कर सकते हैं कि आज की हमारी ईंटें और उनकी ईंटों में क्या था कि वो 1-2 हज़ार साल तक चल सकती थी। आज की हमारी ईंटें 1-2 हज़ार साल तक नहीं चल पाती हैं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के दुर्ग कुछ खास इमारतों से बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध क्या है, तो मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार बोला था। तो ये महान स्नानागार ही जो मोहनजोदड़ो में इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विभिन्न परीक्षाओं में। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला था, तो वो महान स्नानागार मिला था। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो पे महान स्नानागार मिला था। अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या लगाया जाता था, प्लास्टर के साथ चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। अब आप जैसे कि अभी बात कर लेते हैं, तो जो बड़े होते, जो अमीर लोग होते हैं वो अपने घरों में या स्विमिंग पूल बनवाते हैं। इसी तरीके से जो विशेष व्यक्ति थे, जो विशेष वहाँ के नागरिक थे, उनको नहाने के लिए उस स्नानागार का उपयोग किया जाता था, ना कि छोटे लोगों के लिए। अब कालीबंगा तथा लोथल जैसे अन्य शहरों में अग्निकुंड मिले जहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों पर बड़े बड़े जो भंडारगृह थे वो मिले थे। अब आप इसमें देख लीजिए, लोथल यहाँ पे क्या है, बंदरगाह है। ध्यान से सुनिए, लोथल में क्या है, बंदरगाह है। लोथल में बंदरगाह है, मोहनजोदड़ो में स्नानागार है, महान स्नानागार है। और कालीबंगा और लोथल में यज्ञ भी किए जाते थे। लोथल में क्या किए जाते थे, यज्ञ भी किए जाते थे। अभी हम कालीबंगा भी देख लेते हैं। तो कालीबंगा इसमें देख लीजिए, तो कालीबंगा यहाँ पे है गुजरात वाले इलाके में। तो नहीं, कालीबंगा गुजरात वाले में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कालीबंगा, तो यहाँ पे भी यज्ञ किए जाते थे, इसके अवशेष मिले हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो बृहद स्नानागार है, महान स्नानागार है, यहाँ पर है। और यहाँ की जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति है जो कि इसको चिनाई कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या सीढ़ी की तरह इसको बना रहा है। तो ये प्लास्टर और चारकोल से बनाया गया था। अब इसमें जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सीढ़ी है और यहाँ पे भी एक सीढ़ी है। तो मतलब इसके दोनों तरफ सीढ़ियों का निर्माण किया गया था उतरने के लिए उसमें। और इसमें कुएं का भी निर्माण किया गया था। कुआं हम आपको आगे दिखाएंगे। और इसके जो अगल बगल में इधर देख सकते हैं, इधर के साइड देख सकते हैं आप। तो इधर क्या बनाया गया था, तो इधर की साइड पे घर बनाए गए थे।
इधर के साइड पे क्या बनाए गए थे, घर बनाए थे। और इस व्यक्ति को देख सकते हैं आप कैसे ये सीढ़ी का निर्माण कर रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसमें भवन, नाले और सड़कें के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे, ठीक है। यहाँ पे एक या दो मंजिले होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, इन्हें सावधानी पूर्वक सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी को आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह पर मेन होल बनाए गए, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई किया जा सके। ठीक है। और सड़कों तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नगरी जीवन के बारे में बात करते हैं। जो वहाँ की सड़कें थे उनको सुरक्षित रखने के लिए उन नालियों का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हड़प्पा नगरी थे वहाँ पे हम लोग उनके नगरी जीवन के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती होगी, ये सब अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, अवशेषों के आधार पर, कि हड़प्पा के स्थान पर बहुत हलचल रहती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। यहाँ की इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके देख सकते हैं दोनों साइड क्या है, घर है और बीच में इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे रोड है। तो यहाँ पे जो शासक रहते थे, यहाँ के जो लोग रहते थे, हमेशा अपने नगर को क्या एक अच्छा नगर बनाने का प्रयास करते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। जो लिपि थी वो आज बच नहीं पाई है, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर अन्य तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही साथ सुदूर देशों से किस्से, कहानियाँ और मिट्टी के बर्तन, खिलौने और जिनसे बच्चे खेलते थे, मतलब कि वो खिलौने भी लाते थे और ख़ास तरह की कहानियाँ भी सुनते थे और उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस घर में बनाया गया ये क्या है, एक तालाब है, ठीक है। ये घर में बनाया गया ये क्या है, तालाब है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इस तरीके से इस घर में बनाया गया ये तालाब है। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो में जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, वहाँ पे भी तालाब बनाए जाते थे ताकि उसमें से पानी निकाल कर उसमें उपयोग में लाया जा सके। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, ठीक है। यहाँ पे जो मुहर एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला कि इसका अर्थ क्या निकला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लिपि पे कुछ लिखा गया और यहाँ पे एक मुहर बनाया गया है जो कि एक बारहसिंगा ने एक सिंही है, ठीक है, एक सिंही हिरण है। तो जैसा कि आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो उसमें भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और इस पर कुछ लिखी गई है। तो इसके जो लिखा गया है इसको पढ़ने के लिए बहुत प्रयास किए गए विद्वानों द्वारा, लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका कि क्या लिखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष आकार के क्या है, कुछ यहाँ पे बनाए गए हैं, खिलौने के आकार का कुछ है, जिससे क्या होता था, बच्चे जो होते थे खेलते थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नए नगर और नए शिल्प के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर क्या थे देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर थे अधिकतर
पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन बनाए जाते थे। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। मनके एक मतलब कि इस तरीके से वर्गाकार पत्थर था जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, उसका भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल पट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल से पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 7000 पहले मेहरगढ़ में नहीं, कपास की खेती कहाँ पे सबसे पहले होती थी? तो मेहरगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य चिपकी हुई वस्तुएं मिली। पक्की मिट्टी के तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो यहाँ मोहनजोदड़ो से भी क्या मिले? कपड़े के टुकड़े मिले, टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान मिला और ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिली थी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि जो विशेषज्ञ होते थे। आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ को देख लीजिए, जैसे यदि पढ़ाई में विशेषज्ञ है तो उसका कुछ अलग गुण होंगे, और जैसे कि चित्रकारी में गुण है तो वो चित्र बनाने में बहुत माहिर होगा। यदि वो मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने में वो विशेषज्ञ होगा। तो वो विशेषज्ञ करते थे क्या थे? तो पत्थर तराशना उनका काम था और मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना उनका काम था। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मूर्ति का चेहरा कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। इस व्यक्ति की आप दाढ़ी देख सकते हैं कितनी सुंदर बनाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो यहाँ पे विशेषज्ञ जो विशेषज्ञ होते थे मूर्तिकार, वे इस तरीके से बनाने में सक्षम होते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं है कि क्या ये सिर्फ पुरुष बनाते या प्रशिक्षण करते थे या फिर केवल महिलाएं थी, या शायद कुछ पुरुष और स्त्री भी थे। तो जो मैंने बाट का बताया था, उसमें जो अभी पहले पढ़ा था हमने बाट का, तो ये बाट है, ठीक है। ये क्या है? बाट है। और ये देखिए मनके का क्या बना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे कि देखिए कितना सुंदर ये जो जेवर यहाँ पे देखिए बनाए जाते हैं। ये देखिए सोने का क्या बनाया गया? हार बनाया गया है, आभूषण बनाया गया है। तो ऊपर पत्थर के बाट को देखो, ये बाट आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये वर्गाकार है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चौट पत्थर से बनाया गया है। इसको किससे बनाया गया है? चौट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया था। ये जो बाट है इसका प्रयोग किसमें किया जाता था? तो वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। जैसे कि पहले के समय में जो पत्थर होते थे उससे वस्तुओं को तौला जाता था। उसके बाद जो हमारे पास केजी, फिर उसके बाद ग्राम, इन सब का जो मानक मात्रक था वो सब आया। लेकिन उसके पहले जो था, पत्थरों से लोग एक अनुमान लगाकर करते थे, तौलते थे वस्तुओं को। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसमें छेद करके इसमें क्या किया गया है? इसमें धागा डालकर एक क्या बनाया गया है? इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे आभूषण बनाया गया है। और जो ये दाएं पत्थर के धारदार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है,
उसे उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं। आगे हम लोग चलते हैं। कच्चे माल की खोज आखिरकार होती कहाँ से थी? कच्चे माल की खोज, तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमको, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उसे हम लोग कच्चा माल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग खेत में, ठीक है, कोई चीज़ बोते हैं, फिर उसको जैसे कि कपास हो गया तो वो कच्चा माल है, ठीक है। कपास को फिर ले जाते थे, उससे फिर रुई बनाते थे, उससे फिर गद्दा, फिर उससे धागा बनाते थे। कपास से बहुत सारी चीज़ें बनाते, तो कपास क्या है? कच्चा माल है। फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप में कच्चे माल हैं। लकड़ी या तो फिर क्या, धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास कच्चा माल होते थे, जैसा कि हमने अभी आगे बताया था, जिससे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों में कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर से आयात करने थे। तो हड़प्पा के जो लोग थे, अधिकतर चीज़ें तो उनको वहीं अपने ही राज्य में मिल जाती थी, लेकिन जो बहुमूल्य चीज़ें थी, जो बहुमूल्य धातुएं थी, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर आदि को वो दूर से आयात करते थे। तो हम आगे बात करेंगे कि कहाँ से कौन सा पदार्थ, कौन सा जो है आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को याद करना होगा कि जो हड़प्पा के लोग थे वो राजस्थान से क्या करते थे? तांबे का आयात करते थे, राजस्थान से तांबे का आयात करते थे। उसके बाद पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। जो ओमान है पश्चिम देश एशियाई में, तांबे का आयात वहाँ से भी किया जाता था। फिर कांसे बनाने के लिए तांबे में मिलाई जाने वाली टीन धातु का आयात इराक और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात ईरान और गुजरात, अफगानिस्तान से किया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जाया जाता होगा, तो आप यहाँ पे एक खिलौना बना देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे पहिया लगाया गया है और इसको इस पर सामान रखने लायक है। ये बस खिलौना मात्र है, तो इससे क्या विद्वान पता लगाते हैं कि उस समय में कुछ पहिए ये बनाए गए होंगे, जिससे कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। और वहाँ पे क्या बनाया है? तो बच्चों का खिलौना यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हल बनाया गया है, ठीक है। हल ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो नगरों में रहने वाले के लिए भोजन क्या था? तो लोग अपने अलावा गाँव में रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। वे क्या करते थे? अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों तथा दस्तकारों के खाने के सामान देते थे, ठीक है। जो चरवाहे थे, जो किसान थे, जो चरवाहे थे, वे क्या करते थे? जो शहरों में रहने वाले लोग थे, दस्तकार थे और लेखक थे और शासक थे, उन लोगों के लिए खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, टमाटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। क्या क्या उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए थे, लेकिन ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल का आकार और खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, तो लोग जब ऐसे मतलब कि ऐसे ट्यूबवेल नहीं थे, ऐसे नहर नहीं थे, तो वो क्या करते थे? बड़े बड़े तालाब को खोद कर रखते थे। जब बरसात आता था तो उनमें पानी भर जाता था और वे उसी से अपने फसलों की सिंचाई करते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब एवं चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंड चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक
ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का एक सूक्ष्म नियंत्रण हम लोग करते हैं। कच्छ के इलाके, मतलब कि यदि ये वाला गुजरात है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कच्छ है, ठीक है। ये वाला जो स्थान है यहाँ पे क्या है, कच्छ का रण है। ये वाला स्थान पे कच्छ का रण है। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जैसा कि हमने पहले आपको दिखा चुका है। वहाँ पे साफ पानी मिलता था, ठीक है। वहाँ पे क्या, साफ पानी मिलता था। जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में कुछ खुला मैदान था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया पाया गया। अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, ठीक है। अब आप क्या सकते हैं, लोथल बंदरगाह। ये जो है, ये क्या है, लोथल बंदरगाह है। यहाँ पे जो जहाज़ें थी यहाँ पे आके रुकती थी। यहाँ पे अभी क्या करती थी, अपने माल को यहाँ पे चढ़ाया, उसके माल को चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ पे समुद्री जो जहाज़ थी यहाँ पे क्या होता था, रुकता था। आमतौर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी कुछ छोटी वस्तुएं पाई जाती थी। गुजरात की खंभात की खाड़ी वाली साबरमती में उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों के एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह के मुहर जो थे, मुहरबंदी थे। तो मुद्रा जो था, ये मुहरबंदी, ये कैसे होता था, तो जैसे कि एक साँचा आता था तो उस पर गीली मिट्टी लेते थे और उसको उस पर रख कर दबा देते थे, जिससे उस पर छाप पड़ जाती थी उस मुहर की। और मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों, थैलों के लिए चिन्हित किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उस पे मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उनमें मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी बोलते हैं। यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अब सभ्यता के अंत का रहस्य देख लेते हैं हम लोग। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है, तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक से लोगों ने नगर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। सन 1939 में क्या हुआ, 3900 में क्या हुआ था कि लोगों ने, जो ईसापुर था, उन लोगों ने नगरों को अचानक से छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल से आयात करने काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकासी की प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी, बड़े बड़े झुंडों, चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होंगी। यह कारण स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब बस्तियां उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास, इनके बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो ये हम किसके बारे में बात करने वाले जा रहे हैं, पिरामिड के बारे में। अपने एटलस में हमको मिस्र को ढूंढना है। ये नील नदी के आसपास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, ठीक है। मिस्र का अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है।
लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात को लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड बोला जाता है। राजाओं ने अपने मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों को उनके शवों के साथ, ठीक है, साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे कि खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। इतिहास के शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र का सबसे ज़्यादा दौलत खर्च किया जाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसलिए भी फेमस है मिस्र कि क्योंकि ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो थे, ये इस पर कैसे एक के एक ऊपर कैसे लगाए जाते थे और इतने ऊपर तक कैसे चढ़ाए गए पत्थर। उस समय तो कोई मतलब कि उस समय बहुत ज़्यादा उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा मशीनों का निर्माण नहीं हुआ था जिससे कि ये इतनी ऊंची ऊंची पिरामिड को बना सके। ठीक है, तो उनके शव को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। और ऐसे जो उनके शव जिसमें दफनाए जाते थे इसे क्या बोला जाता था? पिरामिड बोला जाता था। आगे जो है इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। तांबा कहाँ से होता है? तो आज का जो राजस्थान है यहाँ से क्या होता था? तांबा होता था। अब टीन कहाँ से सोना कहाँ से होता था? तो कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से होता था? और टीन कहाँ से होता था? तो टीन आपका कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा कहाँ से? और ये बहुमूल्य पत्थर कहाँ से हो जाएगा? गुजरात से हो जाएगा। टीन कहाँ से हो जाएगा? तो ये अफगानिस्तान। ठीक है, और इसमें जो उपयोगी शब्द है, नगर है, नगर दुर्ग है, शासक, लिपि, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। तो ये लगभग मैंने सबके बारे में बता दिया है। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो ये क्वेश्चन आंसर का मैं एक अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।